दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में, मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री में एक बहुत ही ज़रूरी लीडिंग पोइटेस कमला दास की लाइफ को डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों कमला दास की पोइट्री जितनी इंटरेस्टिंग होती थी उसी हिसाब से इनकी लाइफ को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। ये एक कन्फेशनल पोइट थी। इनकी पोइट्री को देख करके लगता था ये एक कन्फेशनल पोइट थी। इसके अलावा ये एक लिटरेरी फैमिली से थी, मतलब इनकी मदर जो थी वो एक मलयालम की पोइटेस थी और इनके फादर एडिटर थे। इनके ग्रेट अंकल भी एक पोइट थे। तो ये भी मलयालम और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा करती थी। मलयालम में ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखा करती थी और इंग्लिश में ये अपनी पोइट्री लिखा करती थी। दोस्तों इनकी पोइट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। इसके अलावा आज हम इनके बारे में सब कुछ जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इनके 3 नाम थे, माधवीकुट्टी, कमला दास और कमला सुरैया। अब कैसे कैसे ये 3 नाम मिले इनको आगे बताऊंगा। इंग्लिश में तो ये अपनी पोएम्स को कमला दास के नाम से पब्लिश करवाती थी, जो नाम इनको इनकी शादी के बाद में मिला था। माधवीकुट्टी नाम से ये मलयालम में अपनी शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करवाती थी, जो कि इनका बचपन से नाम था। और कमला सुरैया नाम इन्होंने तब रखा था जब इन्होंने इस्लाम अपना लिया था 65 की एज में जाकर। इनका टाइम स्पैन था 1934 से 2009 तक। इनका जन्म हुआ था केरला में, मालाबार डिस्ट्रिक्ट में। तब इस जगह का नाम मालाबार डिस्ट्रिक्ट था। उस वक्त इंडिया पर ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल था, तब की बात हो रही है ये। तो इनके फादर एक मलयालम न्यूज़पेपर था, मातृभूमि, केरला में पब्लिश होता था ये न्यूज़पेपर। बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाला न्यूज़पेपर था, दूसरे नंबर पर केरला में ये। तो उसके एडिटर थे इनके फादर, जबकि इनकी मदर का नाम था नालापट्ट बालामणि अम्मा। ये इनकी मदर का नाम था। ये मलयालम लैंग्वेज में लिखने वाली बहुत ही फेमस पोएटेस थी। तो इनकी मदर को पोएटेस ऑफ मदरहुड भी बोला जाता है। बालामणि अम्मा को पोएटेस ऑफ मदरहुड भी बोला जाता है। को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड, सरस्वती सम्मान वगैरह। इनकी मदर एक मलयाली पोएटेस थी और फादर एडिटर थे। तो ऐसी फैमिली में जन्म हुआ था कमला दास का। तो बचपन कलकत्ता में गुजरा क्योंकि इनके फादर की वहाँ पे जॉब थी। तो इनकी मदर की तरह कमला दास का भी झुकाव राइटिंग की तरफ था। और पोएट्री में इनका इंटरेस्ट तब बढ़ा जब इनके एक ग्रेट अंकल थे आलाभट्टू नारायण मेनन। उनको देखकर इनका पोएट्री की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा। नारायण मेनन भी मलयालम लैंग्वेज के ऑथर थे। इसके बाद सिर्फ 15 साल की एज में, उस वक्त कम एज में शादियाँ हो जाती थी, तो इनकी शादी कर दी गई बैंक ऑफिसर माधव दास के साथ में। ऐसा नहीं था कि उनसे शादी होने के बाद उन्होंने कमला दास की राइटिंग के इंटरेस्ट को दबाया, बल्कि वो तो कमला दास को एनकरेज करते थे। शादी के बाद इनको नाम मिला कमला दास। अब कमला दास बनने के बाद ये दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और मलयालम दोनों में अपने वर्क्स को पब्लिश करवाती थी। मलयालम लैंग्वेज में तो ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी पोएम्स को। लेकिन उन्होंने एक बार खुद इस बात पर क्लेम किया था कि पोएट्री इस देश में नहीं बिक सकती। अब इनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री थी समर इन कलकत्ता, और ये कमला दास की लाइफ और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कमाल का वर्क है। ये इंडिपेंडेंट माइंड की राइटर थी। उस वक्त जब इंडियन पोइट्स 19th सेंचुरी के डिक्शन, सेंटिमेंट्स और रोमांटिक लव को लिख रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस टाइप की पोइट्री लिखी अपने इंडिपेंडेंट माइंड से। और फिर इनकी सेकंड बुक ऑफ पोएम्स थी द डिसेंडेंट्स, जो कि और ज़्यादा क्लियर थॉट्स को दिखाती थी। दोस्तों इनकी थॉट्स और इनकी टोन बहुत हद तक एक फ्रेंच नोवेलिस्ट मार्गरेट डर्स उनसे मिलती जुलती है, और एक अमेरिकन पोएटेस सिल्विया प्लाथ, उनसे तो बहुत हद तक। 42 की एज में जाकर इन्होंने अपना एक बहुत ही डेयरिंग वर्क, अपनी ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी को पब्लिश करवाया, जिसको इन्होंने ओरिजिनली मलयालम लैंग्वेज में लिखा था और उसका टाइटल था एंटेकथा। और बाद में उन्होंने खुद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। फिर बाद में ये बोलती हैं कि मैंने बहुत हद तक इसमें अपनी इमेजिनेशन से जोड़ा है, मतलब फिक्शन था। लेकिन फिर इन्होंने एक ऐसी ही ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिखी है एन इंट्रोडक्शन नाम से। इसको इन्होंने कॉलोक्वियल स्टाइल की लैंग्वेज में लिखा है। ये कॉलोक्वियल स्टाइल क्या होता है? बोलचाल की भाषा। उस लैंग्वेज में एन इंट्रोडक्शन को लिखा है। मैंने पढ़ा रखी है पोएम। ये बड़े बोल्ड स्टाइल में अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को प्रेजेंट करती थी। इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में फीमेल्स की आवाज़ को उठाना चाहती थी कमला दास। इनकी एक और पोएम है हॉट नून इन मालाबार। ये इस पोएम के अंदर मालाबार के क्लाइमेट को बताया है कि लोग किस तरह से यहाँ गर्मी, डस्ट, आवाज़ से परेशान होते होंगे, लेकिन कमला दास को ये माहौल पसंद है। इस माहौल में उनको वाइल्ड थॉट्स, वाइल्ड लव, इससे कनेक्ट करती है इस माहौल को।
तो मालाबार को पसंद करती है यहाँ पे कमला दास इस पोएम में। इन्होंने ट्रैवल भी बहुत किया था, जर्मनी में इन्होंने ट्रैवल किया, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में घूमी, सिंगापुर, लंदन, कनाडा। तो इन्होंने अपने वर्क्स को बहुत सारी लैंग्वेजेस में मिलते हैं इनके वर्क्स, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जर्मन और जापानीज़। इन लैंग्वेजेस में भी इनके वर्क्स अवेलेबल हैं। इनको कन्फेशनल पोएट्स बोला जाता है। इसलिए दोस्तों एक अमेरिकन पोएट थे रॉबर्ट लॉवेल और एन सेक्सटन, उनके साथ इनको रखा जाता है क्योंकि वो भी कन्फेशनल पोएट और पोएटिस्ट थे। फिर इनकी एक और पोएम जिसको मैंने पढ़ा रखा है, डांस ऑफ यूनक्स। ये बड़ी अच्छी पोएम है। इसमें पोएटिस यूनक्स से सिंपैथी रखती है यहाँ पर, और इसको भी ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखा गया है। यूनक्स का मतलब होता है दोस्तों किन्नर। और इस पोएम में क्या है कि वो यूनक्स तपती हुई गर्मी में डांस करते हैं, अपनी भारी कॉस्ट्यूम्स पहनकर, मुंह पर मेकअप लगाकर, इस भरी गर्मी में भी। तो इतनी गर्मी में वो इतना पैशन के साथ नाच रहे थे, तो उनका पैशन देखते ही बनता है। तो बाहर से तो वो बहुत खुश लगते हैं लेकिन अंदर से दुखी हैं। एक्चुअली इनके दिलों में उदासी है और ये हैप्पीनेस के सपने भी नहीं देख सकते, ऐसा बताया इस पोएम के अंदर कमला दास ने। फिर उनकी एक और पोएम है अ रिक्वेस्ट नाम की, जिसमें कमला दास रियलाइज़ करती हैं कि उनकी लाइफ मीनिंगलेस है। वो अकेली हैं और एकदम कलरलेस है उनकी लाइफ। पहले तो इनकी पोइट्री के लिए इनको इतनी अटेंशन नहीं दी गई, लेकिन आज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है दोस्तों। 2009 में द टाइम्स ने इनको द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री बोला गया, द टाइम्स में इनको। और इनकी लास्ट बुक का नाम था दोस्तों द कैप्ट वुमन एंड अदर स्टोरीज, जिसमें इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज को ट्रांसलेट किया था। अब हस्बैंड माधव दास से इनको 3 बेटे थे और 1999 में इन्होंने इस्लाम अपना लिया। इन्होंने अनाउंस किया कि 65 की एज में अपने किसी मुस्लिम लवर से शादी करने का प्लान बनाया इन्होंने, लेकिन वो शादी नहीं हो पाई। 31 मई 2009 में 75 की एज में पुणे में हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई और इनकी बॉडी को केरला ले जाकर तिरुवनंतपुरम की जामा मस्जिद में दफनाया गया, पूरे स्टेट ऑनर के साथ में। अब 65 की एज में इन्होंने इस्लाम इसलिए कबूल किया था क्योंकि अब्दुस्मन समदानी, जो कि एक एमपी थे, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, उनसे ये शादी करना चाहती थी, जो 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके थे। तो उनकी एज थी 40 ईयर्स, इनकी एज थी 65। तो मुस्लिम लीग के एमएलए भी बने थे वो। तो उन्होंने कमला दास से शादी करने का प्रॉमिस किया कि अगर आप इस्लाम अपना लें तो मैं आपसे शादी कर लूँगा। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया कमला दास ने, तो वो अपना प्रॉमिस भूल गए, अपना वादा। तो कमला दास ने फिर से हिंदुइज्म अपनाने की कोशिश की, लेकिन फिर इनके बेटे एमडी नालापट्ट ने इनसे कहा कि आप मुस्लिम ही रहिए, लोग समझेंगे कि आपने धर्म बदलने को मजाक समझ रखा है, तो आपको टारगेट किया जा सकता है, तो मुश्किलें हो जाएगी। तो ये मुस्लिम ही रही। कमला दास को अपने लाइफ टाइम में अपने लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे 1963 में सबसे इम्पॉर्टेंट पैन एशियन पोएट्री प्राइज़ मिला था इनको, जिसके बाद इनकी पहचान बढ़ी और इनको सीरियसली लिया जाने लगा। फिर 1968 में केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, 1984 में इनका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया था लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ के लिए। 1988 में केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी इनको मिला था बेस्ट स्टोरी के लिए, और भी कई सारे अवार्ड्स मिले। 1976 में इन्होंने अपनी एक नोवेल लिखी थी अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, और 1976 में ही इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी माई स्टोरी। और लास्ट में कमला दास की एक बहुत ही फेमस लाइन है दोस्तों, आई स्पीक इन 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। मतलब कि मैं 3 लैंग्वेजेस बोलती हूँ, लिखती 2 में हूँ, और ड्रीम सपने देखती हूँ 1 लैंग्वेज में। तो ये याद रख लो, बहुत ज़रूरी लाइन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एंग्लो इंडियन राइटर रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकेगी उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो इनका जन्म हुआ था 19 मई 1934 को कसौली नाम की जगह पर, जो कि आज हिमाचल प्रदेश में है। पेशे से ये एक ऑथर हैं, लिखने का काम करते हैं। इनकी फर्स्ट नोवेल थी द रूम ऑन द रूफ। ये फर्स्ट नोवेल थी, शॉर्ट स्टोरी नहीं थी, नोवेल थी दोस्तों, नोट कर लेना। और इस वर्क को पब्लिश करवाया गया था 1956 में। रस्किन बॉन्ड ने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे एसेज, बहुत सारी नोवेल्स लिखी हैं। लगभग 500 से ज़्यादा वर्क्स लिखे हैं दोस्तों, 500 से ज़्यादा वर्क्स।
और लगभग 64 बुक्स इन्होंने बच्चों के लिए लिखी है। 1992 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था दोस्तों, इनके वर्क अ ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए। 1999 में इनको पद्मश्री मिला था दोस्तों, और 2014 में पद्म भूषण, और 1957 में इनको जॉन लेवलिन राइज पुरस्कार मिलता है दोस्तों। इनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी दोस्तों अनटचेबल, जो इन्होंने 16 साल की एज में लिखी थी। अनटचेबल इनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी। और दोस्तों इसी के जैसा एक सिमिलर वर्क है अनटचेबल, जो मुल्कराज आनंद ने लिखा है। वो एक नोवेल है और वो भी मुल्कराज आनंद का फर्स्ट वर्क था, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ऐसे। उन्होंने 1951 में 16 साल की एज में फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी लिखी थी अपनी अनटचेबल। और इनकी फर्स्ट नोवेल कौन सी थी? द रूम ऑन द रूफ, जो कि इन्होंने 17 साल की उम्र में लिखी थी और पब्लिश करवाया था 21 साल की एज में। एक इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है दोस्तों, जिसका नाम है एन ऑर्फन्ड एंग्लो इंडियन बॉय रस्टी। अब ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क क्या होता है? जिसमें राइटर काफी हद तक अपनी लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर किसी वर्क को लिखता है, तो उसे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बोलते हैं। इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है? एन ऑर्फन्ड एंग्लो इंडियन बॉय रस्टी। इनका एक वर्क है द ब्लू अम्ब्रेला। इस वर्क को 1980 में इन्होंने लिखा था। फिर साल 2005 में विशाल भारद्वाज ने इस पर एक फिल्म अडेप्शन किया, यानी विशाल भारद्वाज ने इस पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम दिया गया ब्लू अम्ब्रेला। और इस वर्क को दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। और किस कैटेगरी में मिला था? बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म की कैटेगरी में, बच्चों के लिए बेस्ट फिल्म वाली कैटेगरी में। और इसके अलावा विशाल भारद्वाज ने इनकी एक और स्टोरी पर फिल्म बनाई है। एक फिल्म आई थी सात खून माफ, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने एक्टिंग की है। वो फिल्म इनकी स्टोरी सुज़ैना सेवन हस्बैंड पर बेस्ड है। रस्किन बॉन्ड ने बच्चों के लिए जो पहली नोवेल लिखी थी, उस नोवेल का नाम था द हिडन पूल। द हिडन पूल। इन सब वर्क्स की तरह एक और वर्क है दोस्तों इनका, जिसका नाम है अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। इस पर भी बॉलीवुड में फिल्म बन चुकी है, जुनून, जुनून नाम की, जो कि 1857 की क्रांति को बताती है। एक हिस्टोरिकल नोवेला है दोस्तों वो, द फ्लाइट ऑफ पिजन्स। अब दोस्तों मैं आपको रस्टी के बारे में बताता हूं कि रस्टी क्या है। रस्टी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे रस्किन बॉन्ड ने खुद जन्म दिया है। उन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया है रस्टी, जो कि एक 16 साल का लड़का है, एंग्लो इंडियन लड़का, जो देहरादून में रहता है। वो लड़का अनाथ है और उसकी खुद की कोई फैमिली नहीं है। उस लड़के के गार्जियन का नाम है मिस्टर जॉन हैरिसन, जिनका कैरेक्टर बहुत ही हार्श टाइप का है, मतलब अच्छा कैरेक्टर नहीं है, थोड़ा सा रूड कैरेक्टर है। रस्टी को उनकी सारी बातें माननी पड़ती है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि रस्टी उनकी कोई बात नहीं मानता। वो उनकी सब बात मानता है। इसका कारण यह है कि उसे डर लगता है कि अगर वो उनको डिसओबे करेगा तो उसको मार पड़ेगी। अब रस्टी के कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए वो खुद को अकेला समझता है। अब रस्टी रहता कैसे एरिया में है? रस्टी एक ऐसे एरिया में रहता है, देहरादून का एक ऐसा इलाका जहां पर यूरोपियन सिविलाइजेशन आकर बसी थी। कहने का मतलब एक ऐसा इलाका जो इंग्लिश टाइप का है, लेकिन रस्टी इंडियन कल्चर को गले लगाना चाहता है, इंडियन कल्चर में घुलना मिलना चाहता है। इसलिए रस्टी वहां के यानी कि इंडियन बच्चों को फ्रेंड बनाता है, मार्केट में रहने वाले बच्चों को। अब ये चीज इसके गार्जियन मिस्टर जॉन को नहीं पता है और वो चुपके चुपके उन बच्चों के साथ में एडवेंचर्स वगैरह करता है। बहुत ही जल्दी रस्टी को रियलाइज होता है कि उसे अपने गार्जियन की कैद में से छूटना है और इंग्लैंड जाना है। ठीक है, अब ये कैरेक्टर की इंस्पिरेशन रस्किन बॉन्ड को कहां से मिलती है? अपने खुद के पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। यहां तक कि उन्होंने जो अपना पहला वर्क लिखा था द रूम ऑफ द रूप, उसके अंदर भी उन्होंने रस्टी का कैरेक्टर कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि वो उनकी खुद की लाइफ को बताता है। रस्किन बॉन्ड की वो खुद देहरादून में जब अपने दोस्तों के साथ में वहां पर रेंट का रूम लेकर रहते थे। रस्किन बॉन्ड देहरादून से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं दोस्तों, इसलिए उनके वर्क्स के अंदर आपको ज्यादातर स्टोरीज देहरा से रिलेटेड ही मिलेगी, वहां की वादियों से और वहां के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको रस्टी के कैरेक्टर के बारे में पता होनी चाहिए अगर आप रस्किन बॉन्ड को पढ़ रहे हो तो। बहुत साल पहले दूरदर्शन टीवी पे भी रस्टी का कैरेक्टर दिखाया गया था,
यानी कि रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज चलती थी। किस नाम से? एक था रस्टी नाम से। रस्किन बॉन्ड हमेशा से खुद को एक विजुअल राइटर मानते आए हैं और ये कहते हैं कि इनको एसेज और शॉर्ट स्टोरीज लिखना सबसे ज्यादा पसंद है। रस्किन बॉन्ड को एक नाम से जाना जाता है दोस्तों, उस नाम को नोट कर लेना, अ मैन ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि ये इमेजिन बहुत अच्छा करते हैं। रस्टी की तरह, जैसे रस्टी इनकी स्टोरीज के अंदर इंग्लैंड जाना चाहता था, वैसे ये भी एक बार ब्रिटेन चले गए, लेकिन 4 साल वहां पर गुजारने के बाद में इन्हें रियलाइज हुआ कि मुझे इंडिया में रहना है और तभी इन्होंने अपना फेमस वर्क लिखा था, मेजर वर्क द रूम ऑफ द रूफ, अपना सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रस्टी के बारे में। और उसी के लिए इनको 1956 या 7 में जॉन रीज प्राइज मिला था। और दोस्तों इस बुक का इलस्ट्रेशन किया था लेजेंडरी कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा ने, इस चीज को भी नोट कर लेना। इन सब के अलावा इन्होंने एक बहुत ही फेमस और फनी पोएम भी लिखी है जिसका नाम है लायंस रिटर्न ऑन अ स्लीपलेस नाइट। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये पूरा नाम था दोस्तों आर के नारायण का। इनका टाइम स्पेन था 10 अक्टूबर 1906 से 13 मई 2001 तक। ये फेमस राइटर्स राजा राव और मुल्कराज आनंद के साथ के राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, नोवेल्स लिखा करते थे, बहुत सिंपल नोवेल्स लिखा करते थे। दोस्तों हमारे ज़्यादातर इंग्लिश राइटर्स को इंस्पिरेशन मिली थी बाहर के राइटर्स से। जैसे इनको इंस्पिरेशन मिली थी इनके अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त ग्राहम ग्रीन से। उन्होंने इनकी नोवेल्स को पब्लिश करवाने में इनकी बड़ी हेल्प की थी। उन्होंने इनको कुछ ऐसे सजेशंस दिए जिसकी वजह से इनकी नोवेल्स पब्लिश करवाने में इनको आसानी हुई। आर के नारायण की 3 कहानियों को उनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी बोला जाता है। अब सेमी ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो उस कहानी में ज़्यादातर हिस्सा जब हम अपने ही जीवन से उठाकर, अपनी लाइफ से उठाकर डालते हैं तो उसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बोला जाता है। और हमें पता है कि आर के नारायण ज़्यादातर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स लिखा करते थे। तो इनकी ट्रायोलॉजी में 3 बुक्स शामिल है, स्वामी एंड फ्रेंड्स सबसे पहली, दूसरे नंबर की द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर। इन तीनों को मैंने पढ़ा रखा है। और भी इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं वैसे तो, लेकिन एक वर्क है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसका नाम नोट कर लेना। इसमें ना आप सोचोगे इसको पढ़ते वक्त कि इतनी फाइनेंस की बातें एक आर्ट्स का इंसान कैसे कर सकता है। और आपको पता है आर के नारायण की इस नोवेल को स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। बाकी एक किताब जिसने इनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया वो थी गाइड। गाइड के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। देवानंद ने इस पर एक फिल्म भी बनाई थी गाइड नाम से, जो कि पहले इंग्लिश में बनाई थी, वो फ्लॉप थी, और उसके बाद जो हिंदी में बनाई वो ब्लॉकबस्टर थी। उस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, दूसरा उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। अब आप उस नोवेल को पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर है उसके अंदर, ना, ये अपने डे टू डे लाइफ के अंदर से कैरेक्टर उठाते थे, हलवाई, चोर, बकरी वाला, बावर्ची। और इसलिए इनको एक अमेरिकन नोवेलिस्ट थे विलियम फॉकनर, उनसे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो भी सेम डे टू डे लाइफ में से ह्यूमर ढूंढते थे, सेम इनकी तरह। और ध्यान रखना इनकी शॉर्ट स्टोरीज को गाय डी मोपासां, जो एक फ्रेंच राइटर थे जिन्होंने द नेकलेस लिखी थी, उनकी स्टोरीज से कंपेयर किया जाता है। और क्रिटिक्स तो इनको एक रशियन राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटन चेखव, उनसे कंपेयर करते हैं, बोलते हैं इंडियन एंटन चेखव। खास करके इनके दोस्त ग्राहम ग्रीन, वो मानते थे ये काफ़ी सिमिलर लिखते हैं रशियन राइटर एंटन चेखव की तरह। क्रिटिक्स ने ये नोट किया कि नारायण अपनी कहानियों में कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा देते हैं एनालिसिस करने की बजाय। इनको अपने स्टार्टिंग वर्क्स में कोई खास सक्सेस मिली नहीं थी। फिर इस वक्त इनकी जो दोस्त थे ग्राहम ग्रीन, उन्होंने इनको एडवाइस दी कि स्टोरीज तो अच्छी लिखते हो लेकिन टाइटल थोड़ा चेंज कर दो, कैची टाइप का बनाओ, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स। दोस्तों इनको ई.एम. फॉस्टर से भी कंपेयर किया जाता है, इनको बोला जाता है साउथ इंडियन ई.एम. फॉस्टर। लेकिन इंडियन क्रिटिक्स ने कई मामलों में काफ़ी हद तक इनको क्रिटिसाइज किया, जैसे शशि थरूर ने बोला है कि नारायण के वर्क्स काफ़ी हद तक जेन ऑस्टन से मेल खाते हैं, क्योंकि दोनों ही सोसाइटी के एक छोटे तबके को डील करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जेन ऑस्टन अपने सब्जेक्ट्स को ऑर्डिनरीनेस से थोड़ा सा ऊपर ले जाती है और नारायण नहीं ले जा पाते। और बाकी के इंडियन क्रिटिक्स ने ये बोला है कि सादा स्टोरीज लिखना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और थोड़े दूसरे इमोशंस होना भी ज़रूरी है।
तो ये नोट करने वाली बात है, एक खास बात थी आर के नारायण में कि वो कभी भी पॉलिटिक्स पर या इंडिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उस वक्त उन पर लिखना खास पसंद नहीं करते थे। जैसे उनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे मुल्कराज आनंद, जो डिस्क्रिमिनेशन से बड़ा परेशान थे, वो वैसी चीज़ों पे लिखते थे। राजा राव ने महात्मा गांधी पर लिखा, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि शायद ये अपनी राइटिंग को आर्ट मानते थे और डायरेक्टली अपने रीडर के दिमाग से कनेक्ट करना चाहते थे। आप देख रहे हैं इनकी नॉवेल्स में, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स में ब्रिटिशर्स का रूल था, लेकिन इनकी कहानियों में कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिलता उनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वो बस अपने कैरेक्टर्स की प्राइवेट लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो ये सब बात हो गई इनकी लाइफ की। अब बात करते हैं इनके अवार्ड्स की, जो इनको अवार्ड्स मिले हैं। देखिए, इनको सबसे मेजर अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में गाइड के लिए, और इनकी उसी बुक पर जो फिल्म बनी थी गाइड, उसके लिए इनको मिला था फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट स्टोरी राइटिंग के लिए। फिर 1964 में मिलता है इनको पद्म भूषण रिपब्लिक डे पर। फिर 1980 में मिलता है इनको एसी बेंसन मेडल ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की तरफ से। और तो और कई बार इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन कभी ये ऑनर इनको मिला नहीं। और इनकी डेथ से एक साल पहले साल 2000 में इनको इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण मिला था। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक फेमस राइटर की लाइफ को। इन राइटर का नाम है अमिताभ घोष। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अमिताभ घोष एक इंडियन इंग्लिश राइटर हैं जो नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं और सबसे ज्यादा फेमस है अपने हिस्टोरिकल फिक्शंस के लिए, क्योंकि ये विक्रम सेठ और रामचंद्र गुहा जिन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी को लिखा है, उनके साथ के राइटर हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी हैं तीनों आपस में। और इसलिए ये हिस्ट्री पर ज़्यादा वर्क करते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल चीज़ें लिखने का ज़्यादा शौक है। इन्होंने रामचंद्र गुहा के साथ मिलकर एक मैगजीन तैयार की थी जिसका नाम था हिस्ट्री टाइम्स। अब मैं आपको अमिताभ घोष के बारे में कुछ बातें बताता हूं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि साल 2018 में अमिताभ घोष को 54th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, जो इंडिया का सबसे ऑनरेबल लिटरेरी अवार्ड होता है। दोस्तों, इनकी सबसे पहली नोवेल थी द सर्कल ऑफ रीजन, जिसके लिए इनको फ्रांस का सबसे फेमस लिटरेरी अवार्ड मिला था। दोस्तों, उसका नाम था प्रिक्स मेडिकिस एट्रेंजर अवार्ड। इसका नाम नोट कर लेना। पूछा जा सकता है कि अमिताभ घोष को किस नोवेल के लिए मिला था। सबसे फर्स्ट नोवेल द सर्कल ऑफ रीजन के लिए। इनकी सबसे फेमस नोवेल का नाम है द शैडो लाइन्स सबसे फेमस नोवेल है इनकी, जो कि 2 पार्ट्स में बटी हुई है। और 2 पार्ट्स के नाम क्या है? पहला पार्ट है गोइंग अवे और दूसरा पार्ट है कमिंग होम। और इसी वर्क द शैडो लाइन्स के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। दोस्तों, इसके अलावा इसी वर्क के लिए इनको आनंद पुरस्कार भी मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड और आनंद पुरस्कार इनको किस वर्क के लिए मिला है? द शैडो लाइन्स के लिए। इनकी नोवेल्स की सेटिंग ज्यादातर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में होती थी। इनके मतलब आसपास होती थी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी के आसपास। इनकी सबसे पहली बुक जिसको इन्होंने वर्ड्स यानी कि कविता की फॉर्म में लिखा था, वो कौन सी बुक थी? 2021 में ही लिखी है दोस्तों, जंगलनामा नाम की, जंगलनामा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट कर लेनी चाहिए दोस्तों, अमिताभ घोष की एक फेमस ट्रायोलॉजी है आइबिस ट्रायोलॉजी, जिसके अंदर इनकी 3 नोवेल्स शामिल है। बहुत ही फेमस नोवेल है। सबसे पहले तो सी ऑफ पॉपीज जो 2008 में लिखी गई थी, रिवर ऑफ स्मोक जो 2011 में लिखी गई थी, और फ्लड ऑफ फायर जो कि 2015 में लिखी गई थी। ये 3 नोवेल्स को मिलाकर बनती है आइबिस ट्रायोलॉजी। ये आइबिस ट्रायोलॉजी एक हिस्टोरिकल फिक्शन है दोस्तों, बाकी वर्क्स की तरह, जो कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का हिस्सा भी है। और इस वर्क में किस चीज की बात की गई है, यानी किस चीज की कहानी है? इंडिया और चाइना के बीच में जो फर्स्ट अफीम वॉर हुआ था ना, अगर आपको पता हो तो फर्स्ट अफीम वॉर हुआ था, उसकी कहानी है इन तीनों बुक्स के अंदर। तो इस वर्क का नाम है आइबिस ट्रायोलॉजी। इस चीज को नोट कर लेना चाहिए। इनका जो फेमस वर्क है ना, द कैलकाटा क्रोमोसोम, उसको 1997 में आर्थर सी क्लर्क अवार्ड मिला था। और साल 2009 में इनको वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला था दोस्तों। और 2011 में इनका जो वर्क है रिवर ऑफ स्मोक, जो कि आइबिस ट्रायोलॉजी में शामिल है दोस्तों,
उसको मैन एशियन लिटरेरी प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। 2007 में इनको पद्मश्री मिला और मार्गरेट एटवुड के साथ में इनको कंबाइंड प्राइज मिला था डैन डेविड प्राइज। डैन डेविड प्राइज मिला था किसके साथ में? मार्गरेट एटवुड के साथ में। अमिताभ घोष की एक फेमस नोवेल है दोस्तों, ग्लास पैलेस। ये ग्लास पैलेस जो थी ना, इस नोवेल को इन्होंने कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज में से विड्रॉ कर लिया था, बाहर निकलवा लिया था। कारण क्या था? क्योंकि इनको नफरत थी ये कॉमनवेल्थ नाम से, कि ये हमको कॉमनवेल्थ क्यों बोला जाता है, हमारे जैसे राइटर्स को कॉमनवेल्थ राइटर्स क्यों बोला जाता है। कौन सी नोवेल को निकलवा लिया था? ग्लास पैलेस को। अब मैं एक एक करके इनके वर्क्स की लिस्ट देता हूं जो इन्होंने क्रोनोलॉजिकली लिखे थे। सबसे पहले द सर्कल ऑफ रीजन 1986 में, द शैडो लाइन्स 1988 में, कैलकाटा क्रोमोसोम 1995 में, द ग्लास पैलेस 2000 में, द हंग्री टाइड 2004 में, सी ऑफ पॉपीज 2008 में, रिवर ऑफ स्मोक 2011 में, फ्लड ऑफ फायर 2015 में, गन आइलैंड 2019 में और जंगलनामा 2021 में। लगभग इनके सारे ही वर्क्स बहुत फेमस हैं दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है ये शैडो लाइन्स और हंग्री टाइड। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नोवेलिस्ट सलमान रश्दी को डिस्कस करेंगे, जो कि फेमस है अपनी नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ये जब भी कोई वर्क लिखते थे तो 4 चीज़ों को जोड़ना बहुत पसंद करते थे। पहला मैजिक, हिस्ट्री, फिक्शन और रियलिज्म। इनका पूरा नाम है अहमद सलमान रश्दी। 19 जून 1947 बॉम्बे में इनका जन्म हुआ। उस वक्त तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया से गए नहीं थे। इनके 2 वर्क्स बहुत ज़्यादा फेमस है, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 और द सैटेनिक वर्सेस 1988। बुकर प्राइज इनको मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में, और इनके ज़्यादातर वर्क्स पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का हिस्सा है। अब बात करें इनकी नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन की, उसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड होता है। और सैटेनिक वर्सेस इनकी 4th नोवेल थी, जिस नोवेल की वजह से इनकी जान पर बनाई थी। इनको मौत की धमकियां मिलने लगी थी। इनकी फर्स्ट नोवेल थी ग्रीमस, एक फैंटेसी और साइंस फिक्शन नोवेल, जिसको ना तो पब्लिक ने सीरियसली लिया ना लिटरेरी क्रिटिक्स ने। उसके 6 साल बाद इनकी दूसरी नोवेल आती है मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके पब्लिश होने के बाद इनको कुछ पहचान मिली, बहुत पहचान मिली। 1981 में इनको बुकर प्राइज मिला इस नोवेल के लिए। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो 1947 में इंडिया की आज़ादी के वक्त पैदा होता है आधी रात में, जिसको पैदा होने के साथ ही कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स प्राप्त होती है कि वो उसी डेट को, उसी रात में, उसी वक्त पैदा हुए बच्चों के साथ में मेंटली कनेक्शन बना सकता है। और वो बच्चे का कैरेक्टर, जिसका नाम है सलीम, काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारे ऑथर सलमान रश्दी से। लेकिन सलमान रश्दी इसको साफ इनकार करते हैं कि कोई भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट नहीं है इस नोवेल में। मिडनाइट चिल्ड्रन के बाद इन्होंने लिखी एक नोवेल शेम 1983 में, पाकिस्तान में उस वक्त जो पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही थी उसको लेकर। और इस नोवेल में जो कैरेक्टर्स हैं वो बेस्ड हैं जुल्फिकर अली भुट्टो और मोहम्मद जिल उल हक पर। इस बुक को फ्रांस में बेस्ट फॉरेन बुक का अवार्ड मिला और काफ़ी हद तक ये करीब पहुंच चुकी थी बुकर प्राइज के। फिर 1987 में इन्होंने लिखा द जैगवार स्माइल को। ये नोवेल थी सेंट्रल अमेरिका में एक देश है निकारागुआ, उसके बारे में ये बुक लिखी हुई है। ये एक नॉन फिक्शनल बुक है। फिर 1988 में इनकी एक बुक आती है जो कि बहुत ही मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्क था इनका, सैटेनिक वर्सेस। इसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखी है, जैसे ईस्ट वेस्ट 1994, द मूर्स लास्ट आई, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। इनके वर्क्स को 5 बार, लगभग 5 बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन को, 1983 में शेम को, 1988 में सैटेनिक वर्सेस को, 1995 में मूर लास्ट आई को, और 2019 में ये वर्क था जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। और 2005 में इनकी नोवेल शालीमार द क्लाउन को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, जिसका नाम है हच क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड। 1993 में इनको मिलता है ऑस्ट्रियन स्टेट प्राइज ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। 2008 में इनको मिला था जेम्स जॉयस अवार्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन से, और 2019 में स्विस फ्री थिंकर अवार्ड। और 2004 से 2006 तक ये पैन अमेरिकन सेंटर में प्रेसिडेंट थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक इंडियन ऑथर अरुंधति रॉय की लाइफ को डिस्कस करेंगे, जो कि फेमस है
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ये नोवेल एक फिक्शन है जिसको साल 1997 में मैन बुकर प्राइज मिला था। इनका पूरा नाम है सुजाना अरुंधति रॉय। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1961 में शिलोंग, आसाम में, जो कि आज के टाइम पर मेघालय है। राइटर होने के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और ह्यूमन राइट्स में भी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले इनको अपनी लाइफ में सबसे मेजर अवार्ड मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए 1988 में। फिर मिला 1997 में मैन बुकर प्राइज, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड था इनके लिए। 2004 में इनको सिडनी पीस प्राइज मिला था और फिर से 2004 में इनको ऑरवेल अवार्ड मिला था और अभी 2011 में इनको नॉर्मन मेलर प्राइज मिला था। इनकी मदर तो एक क्रिश्चियन थी और इनके फादर बंगाली हिंदू। इनकी मदर तो वुमेन राइट्स में एक्टिविस्ट थी और इनके फादर टी प्लांटेशन मैनेजर थे कलकत्ता में। और उन दोनों के डिवोर्स के बाद में ये अपनी मदर के साथ में रही केरला में। दोस्तों, इनके अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इन्होंने अलग अलग फील्ड्स में ट्राई किया है। इन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ी है, एरोबिक्स क्लासेस ली है, स्क्रीन प्ले राइटिंग की है, मूवी के अंदर रोल भी किया है और फाइनली जब इन्होंने राइटिंग की, जब इन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लिखा, तब जाकर इनको सक्सेस हाथ लगी। इस एक नोवेल ने इनको स्टार बना दिया। इनके हस्बैंड एक मूवी मेकर थे जिनका नाम था प्रदीप कृष्ण और उन्हीं के लिए इन्होंने स्क्रीन प्ले राइटिंग की। उन्होंने मूवी को डायरेक्ट किया और उन्हीं में से एक राइटिंग इन्होंने की थी एनी गिव्स इट दोज वंस, जिसके लिए 1988 में इनको बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए फिल्म अवार्ड मिला। दोस्तों, एक फिल्म मेकर हैं शेखर कुलभूषण कपूर, जिन्होंने फूलन देवी के ऊपर, जिनका नाम आप में से काफ़ी लोगों ने सुन रखा होगा, फूलन देवी के ऊपर एक बैंडिट क्वीन नाम से मूवी बनाई थी। उस मूवी को अरुंधति रॉय ने यह कहकर क्रिटिसाइज किया कि एक औरत के रेप को इस तरह से एक फिल्म के अंदर दिखाना कहां तक सही है, और यहां से अरुंधति रॉय को अटेंशन मिलना शुरू हुई। फिर 1992 में ये लिखना शुरू करती है अपनी फर्स्ट नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको ये 1996 में कंप्लीट करती है। 1992 से 1996 यानी 4 साल इन्होंने लिखा, क्योंकि काफ़ी हद तक अपनी लाइफ के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को इस बुक में इन्होंने शामिल किया, जो कि इन्होंने अपने चाइल्डहुड के टाइम पर एक्सपीरियंस किए थे। और फिर जब ये नोवेल पब्लिक के सामने आई तो इनको इंटरनेशनल फेम मिल गई। 1997 में मिलता है इनको इतना गजब का फिक्शन लिखने के लिए मैन बुकर प्राइज, और उस साल फेमस जर्नल द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको नोटेबल वर्क्स में शामिल किया था। और कॉमर्शियल सक्सेस तो पूछो मत, ये बुक बेस्ट सेलर बन गई। यानी अरुंधति रॉय की चांदी चांदी हो गई। £500,000 इनको एडवांस में मिल गए थे। मई में ये बुक पब्लिश हुई और जून तक 18 कंट्रीज तक फेमस हो गई थी। सारी कंट्रीज में सारे न्यूज़पेपर्स इसकी सराहना कर रहे थे, लेकिन इंडिया में इसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा इसके सेक्सुअल कंटेंट की वजह से। फिर 2017 में इन्होंने एक बुक लिखी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अब सवाल ये आता है कि अरुंधति रॉय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और कुछ ही चुनिंदा वर्क्स लिखे हैं जिनके नाम हमको पता है, इतने कम वर्क्स क्यों लिखे इन्होंने? क्योंकि दोस्तों, ये एक राइटर होने के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। ये साथ के साथ नॉन फिक्शन भी लिखती है, यानी कि एसेज वगैरह, यानी सोशल कॉजेस पे। एक चीज़ और जो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को हर्ट कर सकती है, 2008 में इन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने कहा कि ये कश्मीर की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती हैं, जिस पर इनको कांग्रेस और बीजेपी दोनों का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इसके अलावा अरुंधति रॉय ने एक कैंपेन किया था, एक एक्टिविस्ट है मेधा पाटकर, उनके साथ में नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के ऊपर। इनका कहना था कि ये डैम 500,000 लोगों को डिस्प्लेस कर देगा। और इसके अलावा इन्होंने अपने बुकर प्राइज की मनी को नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए डोनेट कर दिया था। इसके अलावा ये बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, जैसे 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक पे इन्होंने क्वेश्चन किया था, 2008 मुंबई अटैक्स, अन्ना हजारे के एंटी करप्शन कैंपेन को क्रिटिसाइज करना, और भी बहुत सारी चीजें। ये एक छोटी सी वीडियो थी अरुंधति रॉय की लाइफ पर। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तोरू दत्त की लाइफ को। इनका टाइम स्पेन था 1856 से 1877 तक, यानी ये उस वक्त की पोएटिस थी जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। हेनरी डेरोजियो, मनमोहन घोष, सरोजिनी नायडू उस टाइम की पोएटिस। इनकी बंगाली में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में पकड़ थी। बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, लगभग 21 साल की एज में। 4 मार्च 1857 को कलकत्ता में इनका जन्म होता है और 30 अगस्त 1877 में 21 साल की एज में कलकत्ता, बंगाल में ही इनकी डेथ हो जाती है। एक बंगाली फैमिली में इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने बाद में जाकर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था 1862 में, यानी जब ये 6 साल की थी। इनके अलावा इनके भाई और इनके पेरेंट्स भी राइटिंग किया करते थे।
3 बच्चों में सबसे छोटी थी तोरू दत्त। एक सिस्टर थी अरु, एक ब्रदर था अब्जू, उसके बाद तोरू। अब क्योंकि इन्होंने अपने सिबलिंग्स के साथ में ज्यादातर टाइम कलकत्ता में गुजारा अपना बचपन, तो वो चीज आपको इनकी राइटिंग्स में भी दिख जाती है। इनको इनके फादर ने घर में ही एजुकेट करवाया था, तो फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली सारी लैंग्वेजेस इन्होंने सीख ली। और इसी वक्त इन्होंने पढ़ी जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। फिर इनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी हो जाती है। इनका भाई जो था अब्जू, उसकी 11 साल की एज में डेथ हो जाती है। इसके बाद 1869 में तोरू दत्त जब 13 साल की थी, उस वक्त इनकी फैमिली ने इंडिया छोड़ दिया। ये और इनकी सिस्टर पहली बंगाली लड़कियां थी जो यूरोप जा रही थी। 4 साल इन्होंने यूरोप में गुजारे, 1 साल फ्रांस में और 3 साल इंग्लैंड में। इसके अलावा ये इटली भी गए और जर्मनी भी। सबसे पहले ये फ्रांस में रहे 1869 से 1870 तक। वहां पर इन्होंने फ्रेंच को और ज्यादा बढ़ाया और फिर 1870 से 1873 तक ये कैम्ब्रिज में रही। वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक लेक्चर की सीरीज थी हायर लेक्चर्स फॉर वुमेन, उसको अटेंड किया। उस टाइम तक वुमेन को इस तरह के यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स लेने के लिए परमिशन नहीं थी। फिर 1872 में मैरी मार्टिन नाम की एक लड़की इनकी दोस्त बनती है और 1873 में ये वापस इंडिया आ जाती है, कलकत्ता, एट द एज ऑफ 17 साल की एज में। और यहां आने के बाद इनकी सिस्टर अरु की भी डेथ हो जाती है। उस वक्त इनकी सिस्टर की एज थी 20 ईयर्स, 20 साल की थी वो। वहां से आने के बाद इनका मन नहीं लगता था यहाँ पर। ये अपनी दोस्त मैरी मार्टिन को खत लिखा करती थी। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि हम में से कितने लोग इतनी छोटी सी एज में 3-3 लैंग्वेजेस, 4-4 लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच और संस्कृत। इनकी 2 नॉवेल्स हैं जिनको इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। पहली बियांका, जिसको द यंग स्पेनिश मेडन कहा जाता है इंग्लिश में, और एक ये है जिसका फ्रेंच में नाम लिखा हुआ है। और इन नॉवेल्स की सेटिंग भी बाहर की है, यानी इन नॉवेल्स के अंदर नॉन इंडियन प्रोटैगनिस्ट हैं। इनके पोएट्री कलेक्शंस हैं अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, एंशिएंट बैलेड्स, लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स को पब्लिश करवाया गया था 1876 में, जिसका कोई प्रेफेस नहीं था, कोई इंट्रोडक्शन नहीं था। लगभग 165 पोएम्स को इन्होंने फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। 8 इनकी सिस्टर्स ने की थी। जिस वक्त इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश करवाया था उस वक्त लोगों ने इतना अटेंशन नहीं दिया था, लेकिन 1877 में एडमंड गॉसी नाम के शख्स ने इस चीज को नोटिस किया और उस साल इनके वर्क्स को एग्जामिनर में रिव्यू किया। 1878 में इनका 2nd एडिशन पब्लिश हुआ और 1880 में इनका 3rd एडिशन पब्लिश हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपने एडिशंस को पब्लिश होते हुए देख नहीं पाई। 2nd एडिशन में 44 पोएम्स थी जिसका प्रीफेस इनके फादर ने लिखा था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 2 नॉवेल्स को ये अधूरा छोड़कर गई थी और कुछ ओरिजिनल पोएम्स भी थी इनकी जिनको ये अधूरा छोड़कर गई थी। इनके नोटेबल वर्क्स में आते हैं और कैजुरिना ट्री, द लोटस, सीता, जिन सब की वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये इनकी पब्लिकेशंस की डेट्स है दोस्तों, ये पूरी लिस्ट है जिनको आप नोट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा मुल्कराज आनंद 1905 से 2004 तक, जो कि एक इंडियन इंग्लिश राइटर थे और ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में जो पिछड़ी जातियां थी उन पर लिखने के लिए ज्यादा जाने जाते थे। और इसी के साथ साथ ये R.K. नारायण और राजा राव जैसे बड़े ऑथर्स के समकालीन थे। इन्हें अपनी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स के लिए भारत में तो क्या, भारत के बाहर भी बड़ा सम्मान मिला। और बात करें इनकी अचीवमेंट्स की तो इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड और इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिल चुका है। और इसी के साथ साथ इन्हें भारत का चार्ल्स डिकेंस भी कहा जाता है। तो आज की हमारी वीडियो इन्हीं पर है, मुल्कराज आनंद। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज मुल्कराज आनंद? मुल्कराज आनंद कौन थे? तो इसका जवाब होगा मुल्कराज आनंद वाज प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर ऑफ नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड क्रिटिकल एसेज इन इंग्लिश, हु इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक एंड सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुअर इन इंडिया। तो मुल्कराज आनंद अपनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और क्रिटिकल एसेज वगैरह इंग्लिश में लिखा करते थे। एक तरह से कहें तो बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश ऑथर थे। अगला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद? मुल्कराज आनंद की फर्स्ट नॉवेल कौन सी थी? तो इसका जवाब होगा, हिज फर्स्ट नॉवेल वाज अनटचेबल, पब्लिश्ड इन 1935, वाज एन अकाउंट ऑफ डे टू डे लाइफ ऑफ एन अनटचेबल। तो मुल्कराज आनंद की पहली नॉवेल थी अनटचेबल, जिसे
1935 में पब्लिश करवाया गया और एक डे टू डे लाइफ पर बेस्ड ये नोवेल है। एक लाखा नाम का लड़का है, उसकी कहानी है ये, जो कि एक अनटचेबल होता है। बहुत ही बढ़िया नोवेल है दोस्तों, आपको पढ़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मुल्कराज आनंद अवॉर्डेड विथ पद्म भूषण? मुल्कराज आनंद को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका जवाब होगा 1968। और अगर मैं पूछूं कि व्हेन वाज मुल्कराज आनंद अवॉर्डेड विथ साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो इसका जवाब होगा 1971। और इंटरनेशनल पीस प्राइज इनको मिला था 1953 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइटिंग स्टाइल ऑफ मुल्कराज आनंद? मुल्कराज आनंद का राइटिंग स्टाइल कैसा था? तो इसका जवाब होगा, हिज राइटिंग्स आर रिच विद द रियलिस्टिक एंड टचिंग पोर्ट्रेयल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन, ऑफन रिटन विद हार्ट रेंचिंग क्लैरिटी। मुल्कराज आनंद was much too familiar with the problems of poorer sections himself। तो मुल्कराज आनंद रियलिस्टिक लिखा करते थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये पुअर सेक्शंस पे ज्यादा लिखा करते थे, यानी कि पिछड़ा वर्ग। अब हम इनकी कुछ नोवेल्स और ऑटोबायोग्राफीज पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले नोवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद। तो ये कुछ नोवेल्स हैं मुल्कराज आनंद की। सबसे पहले अनटचेबल 1935, उसके बाद कुली 1936, उसके बाद टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, उसके बाद द विलेज 1939, उसके बाद अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1939, द सॉर्ड एंड सिकल 1942, द बिग हार्ट 1945, द लास्ट चाइल्ड 1934, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953, इसके बाद लास्ट है द रोड 1961। तो ये थी नोटेबल नोवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद। अब हम इनकी कुछ ऑटोबायोग्राफीज पे नजर डालते हैं। तो ये है मुल्कराज आनंद की ऑटोबायोग्राफी। सबसे पहले 7 समर्स 1951, उसके बाद मॉर्निंग फेज 1968, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, जो कि बेस्ट लिटरेचर अवार्ड होता है इंडिया के अंदर। इसके बाद कन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबरी 1981। तो ये थी कुछ ऑटोबायोग्राफीज ऑफ मुल्कराज आनंद। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ आज की हमारी इस वीडियो से मैं इंडियन ऑथर्स की सीरीज भी चालू कर रहा हूं, और शुरुआत हो रही है रविंद्रनाथ टैगोर से। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि व्हाई रविंद्रनाथ टैगोर इज फेमस? रविंद्रनाथ टैगोर क्यों फेमस है? तो इसका जवाब होगा, बिकॉज ही वॉज अ बंगाली पोइट, नोवेलिस्ट एंड पेंटर। मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, एंड बेस्ट नोन फॉर बीइंग नॉन यूरोपियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 विथ हिज बुक गीतांजलि, जिसको हम सॉन्ग्स ऑफरिंग भी बोल सकते हैं। तो यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर एक पोइट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, पेंटर भी थे, और एक नॉन यूरोपियन होने के बावजूद भी इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1913 में इनकी बुक गीतांजलि के लिए। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर फेमस थे। दूसरा क्वेश्चन यहां पे है कि हाउ मेनी पोएम्स आर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग कितनी पोएम्स लिखी थी? तो दोस्तों मोर देन 2000 पोएम्स, 2000 से भी ज्यादा पोएम्स लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज गीतांजलि? गीतांजलि क्या है? Gitanjali is a collection of poems by Bengali poet Rabindranath Tagore. Tagore received the Nobel Prize for Literature largely for this book. And this book is a part of the collection from the UNESCO of representative works. तो गीतांजलि एक collection of poems है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस collection of poems को तैयार किया और इस चीज के लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये जो बुक है यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स के कलेक्शन में शामिल है। और तो और क्या आपको पता है दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर इंडियन ओरिजिन के पहले आदमी थे, यहां तक कि पहले एशियन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। यह चीज याद रखना, कहीं भी काम आ सकती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई टैगोर रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड? टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल जो है वो रिजेक्ट क्यों किया, या फिर कहें कि वापस क्यों दिया? तो दोस्तों इसका जवाब होगा, रविंद्रनाथ टैगोर रिटन हिज नाइटहुड इन 1919 because Jallianwala Bagh massacre in Punjab forced people like Tagore to reject and restricted them to enjoy the titles awarded by a brutal repressive power। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अपना जो नाइटहुड का टाइटल था
वो वापस दे दिया था। ये मैसेकर का मतलब होता है कत्लेआम कर देना। इस शब्द को नोट कर लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब किस किस तरह के वर्क्स करते थे रविंद्रनाथ टैगोर। पोएम्स, नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामास, पेंटिंग, ड्राइंग एंड म्यूजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, मैंने आपको पहले भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव गुरुदेव टाइटल टू रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव टाइटल किसने दिया था? तो दोस्तों इसका जवाब होगा गांधी जी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल दिया था। और इसकी वजह भी यहां पे दे रखी है कि आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी द टाइटल ऑफ महात्मा। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था, गांधी जी प्लेइंग ट्रिब्यूट टू टैगोर गेव हिम द टाइटल ऑफ गुरुदेव। गांधी जी ने भी सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल दिया। टैगोर वॉज ए ग्रेट गुरु इन आइडियोलॉजिकल सेंस टू, एज ही ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर अनफेटर्ड लर्निंग। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक ग्रेट गुरु थे आइडियोलॉजिकल सेंस में, और वास्तव में वो इस टाइटल के हकदार थे। अगला क्वेश्चन है कि विच यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय टैगोर एंड वेयर इट इज लोकेटेड। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था और वो कहां लोकेटेड है? तो दोस्तों विश्व भारती यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इज अ पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड in Shanti Niketan, West Bengal. It is founded by Rabindranath Tagore, who called it Vishwa Bharati, which means the communion of the world with India. Until independence, it was a college. तो ये विश्व भारती पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी जो कि शांति निकेतन में लोकेटेड थी, वेस्ट बंगाल में। इसको फाउंड किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और विश्व भारती का मतलब होता है कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विथ इंडिया, विश्व भारती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनीता देसाई, जो कि एक इंडियन नोवेलिस्ट हैं और इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। 24 जून 1937 को इनका जन्म हुआ और अभी फिलहाल ये 81 वर्ष की हैं। ये नॉवेल्स के साथ साथ चिल्ड्रन, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज वगैरह भी लिखा करती थी। इनका नाम अनीता मजूमदार था। इनकी मदर जर्मन और फादर बंगाली थे। लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो जर्मन, हिंदी, बंगाली, उर्दू और इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस से इनका अच्छा खासा तालमेल रहा है। बहुत ही कम उम्र से इन्होंने स्टोरीज वगैरह लिखना शुरू कर दिया था। इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ी है और बाद में इन्होंने अश्विन देसाई, जो कि एक फिलोसोफर और सॉफ्टवेयर कंपनी में एक डायरेक्टर हैं, उनसे शादी की, जिनसे इन्हें 4 संतानें हैं। इनकी बेटी किरण देसाई भी एक राइटर हैं, खुद एक राइटर हैं। अनीता देसाई को अपने राइटिंग के शुरुआती करियर में बहुत सारी निराशा हाथ लगी। आफ्टर मच एफर्ट इनकी नोवेल क्राई द पिकॉक 1963 में यूके में पब्लिश हुई। इन्होंने बहुत सी नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखी है। यूएस में बहुत सारी जगहों पर ये घूमी है, मतलब टीचिंग राइटिंग वर्कशॉप एट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। वैसे तो इनके बहुत सारे वर्क्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर ही बेस्ड होते हैं, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनली भी बहुत सारे नैरेटिव्स लिखे हैं। अब हम इनके कुछ सेलेक्टेड वर्क्स पर नजर डालते हैं। तो ये अनीता देसाई के वर्क्स हैं। सबसे पहला वर्क था द पिकॉक 1963 और अभी 2011 में द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये अनीता देसाई की कुछ सेलेक्टेड नोटेबल वर्क्स हैं और अब हम इनके अवार्ड्स जो इनको मिले हैं उन पर नजर डालते हैं। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो अनीता देसाई को मिले हैं। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, इसके अलावा पद्म भूषण भी मिला है। तो ये बहुत ही जानी मानी ऑथर थी और आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। आप इन अवार्ड्स को और इनके वर्क्स को नोट कर लेना और जो जो मैंने इनकी लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं उनको भी नोट कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।